शिवम एपिसोड 36। मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। करण गुस्से से उबल रहा था। अमिताभ ने भी उसे ही डांट दिया, लेकिन मन ही मन में वो भी तिलमिला रहा था। अखिल और सिमी चुप खड़े देख रहे थे। शिवम करण की अकड़ को धीरे धीरे तोड़ रहा था और उसी कोशिश में वो सिमी और अखिल की तरफ फिर मुड़ा। माँ, पापा, आप दोनों को याद है ना कि कुछ समय पहले करण ने क्या किया था? उसने कारखाने के लेनदारों को खरीदा और श्रमिकों को पापा को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया। शिवम ने शांति से कहा, ये देख कर कि कैसे अमिताभ और उसके बेटे को एक कोने में ले जाया जा रहा था, सिम्मी ने गर्व से कहा, अरे हाँ शिवम, तुमने याद ना दिलाया होता तो मैं तो भूल ही गई थी वो भयानक दिन और कैसे अखिल जी अस्पताल पहुंच गए थे। भाई साहब, आप नहीं जानते, पिछली बार करण ने साजिश रची और इसकी कोशिश की थी। इस बार उसने दृष्टि को बर्बाद करने के लिए बाहरी लोगों के साथ काम किया। मैं भी यही मानती हूँ कि हमें निर्देशक मंडल को रिकॉर्डिंग जमा कर देनी चाहिए। शेयर धारकों के पास आगे की चर्चा होगी और अंततः करण के भाग्य का फैसला कंपनी में ही होगा। क्या इतने इसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की थी? अमिताभ ने मुड़कर करण को डांटा। हरामजादे, तूने मेरी पीठ के पीछे इस तरह के गंदे कृत्यों को अंजाम देने की हिम्मत कैसे की? तूने अपने ही चाचा के गहने कारखाने को दबाने के लिए इतना घटिया काम किया। इस पावर ने तुझे अंधा कर दिया है, अंधा। तुझे अभी इसी वक्त उस घटना के बारे में अपने चाचा से भी माफ़ी मांगनी चाहिए होगी। सुनाई दिया तुम्हें मैंने क्या कहा? और दिल से माफ़ी मांग और पूरी ईमानदारी के साथ, समझा? करण ने बहुत गलत और उदास महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, डैड मुझे ऐसा करने को बोल रहे हैं, जबकि डैड ही वो थे जिसने ज्वेलरी फैक्ट्रियों को और अखिल अंकल को दबाने का आदेश दिया था। वाइस चेयरमैन नारंग, अगर आप अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते हैं तो कृपया इसे अपने घर ले जाकर सिखाएं। यहाँ हमारा वक्त बर्बाद ना करें। शिवम ने हल्के से कहा, चूँकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ और आप दोनों को घर छोड़ आता हूँ अपनी बैटले कार में। अमिताभ ने शिवम को एक क्रूर और भस्म कर देने वाली नज़रों से देखा, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नसें भी उभरी हुई थी। इस रीढ़विहीन कायर के पास वास्तव में मुंह फोड़ने के अलावा और कोई कौशल्य नहीं था। उस कमीने ने सब कुछ वैसे ही बर्बाद कर दिया था जैसे ही सब कुछ तय होने वाला था। अमिताभ अब अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने अपने दांत पीस लिए और करण के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। जैसे ही उसके चेहरे से दर्द साफ हो गया, करण ने एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति प्रकट की। डैड, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? करण ने पूछा। शिवम ने बकवास की और आपको गुस्सा दिलाया। उसने आपका अपमान किया है, मैंने नहीं। मारना है तो जाकर उसे मारिए, मुझे क्यों? जब अमिताभ ने उन शब्दों को सुना तो करण ने
अपने चेहरे पर एक और थप्पड़ मारने से पहले उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा का मिश्रण दिखाई दिया। चुप रहो, अगर अब एक और शब्द निकाला तेरे मुंह से तो 2-4 और थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ से, समझा? करण अपने पिता के रवैये से स्तब्ध, डर के मारे उसने अपने सूजे हुए चेहरे को ढक लिया। घुटनों के बल नीचे बैठा। अमिताभ ने करण की ओर इशारा किया और गहरी सांस में मांग की। करण पूरी तरह से अविश्वास में डर गया और उसने खुद से सोचा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? दृष्टि और उसके परिवार के सामने घुटने टेकने के लिए मैंने क्या किया? मैंने तुझसे कहा कि घुटने तक तो घुटने टेक, सुनी नहीं मेरी बात? अमिताभ का चेहरा गुस्से से भर गया था और उसने करण पर दहाड़ते हुए कहा, सुनता है कि मारू और एक थप्पड़। घुटने टेक कर अपने चाचा और चाची से माफ़ी मांगो। करण ने अपने दांत पीस लिए और घुटने टेक के इनकार कर दिया और तब उस समय अमिताभ ने आगे कदम बढ़ाया और करण को कई बार लात मारी। फिर उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसका सिर नीचे कर दिया। नालायक, कमीने, कहा तेरे चाचा से, मेरा सगा छोटा भाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरों को अपने ही बड़े को मारने के लिए उकसाओ? अगर तुम्हारे दादाजी अभी भी जीवित होते तो वे तुझसे घुटने टिकवाते और माफ़ी मंगवाते। अमिताभ गुस्से में चिल्लाया। बेहतर होगा कि तू अभी घुटने टेक दे और अपने चाचा से माफ़ी मांगे। अब मुझे और गुस्सा दिलाना बंद करो, जल्दी। मैं करण मुश्किल से एक शब्द ही बोल सका क्योंकि उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। इस बिंदु पर वो एक छेद में गुता लगाना चाहता था और अनंत काल के लिए खुद को छिपाना चाहता था। हालांकि अपने पिता की ठंडी निगाहों के सामने करण ने सोचा कि अगर रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार उसने अपने दांत पीस लिए और अपने घुटनों के बल बैठ गया और आत्मसमर्पण कर दिया। और उस समय करण ने अपमान से भरे चेहरे के साथ घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और दृष्टि और उसके परिवार को देखने की हिम्मत की। जैसे ही उसने दृष्टि और उसके परिवार के सामने घुटने टेके, उसके मन में खुद को वही और वही मारने की ललक भी थी। चुप क्यों बैठे हो? तुझे नहीं पता कि क्या और कैसे बोलना है? अमिताभ ने जमकर कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद करण ने अपने निचले होठों को कुतरते हुए कहा, अंकल आंटी, ये सब मेरी गलती है, मुझे खेद है। ये दृश्य देखकर शिवंग के मुंह का कोना कोना संतुष्टि से भर गया था। अखिल और उसकी पत्नी इस जीत से खुश थे और दृष्टि को लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। यह दृश्य बहुत ही संतोषजनक था। इस करण ने न जाने कितनी ही बार उन लोगों को उपहास किया था और पता नहीं उसने कितनी बार उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि उसने कभी इस दिन के आने की उम्मीद नहीं की थी। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, जल्दी करो और खड़े हो जाओ।
हम सभी नारंग परिवार से हैं। इस बिंदु पर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो करण बेटा, अखिल ने शांति से कहा, क्योंकि वो चीज़ों को सुचारू करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो खड़ा हुआ और करण को ऊपर उठाने में मदद करने की कोशिश की। अखिल, उसकी मदद मत करो, उसे घुटने टेकने दो और उसका कार्यों पर चिंतन करने दो, अमिताभ ने गंभीरता से कहा। वैसे भी चलो व्यापार की बात करते हैं। अपनी बेटी दृष्टि की और देखने से पहले अखिल और सिम्मी ने एक दूसरे को देखा। दृष्टि ने उनकी निगाहों पर ध्यान दिया और जवाब में सिर हिलाया। अखिल धीरे से खांसा। फिर उसने गंभीरता से कहा, ठीक है भाई साहब, बच्चे को अब और घुटने मत दिखाने दो। वैसे भी मैंने करण को बचपन से ही बड़ा होते देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में अपने ही भतीजे को जेल भेजूंगा, सही है ना? अमिताभ ने अपनी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को शांत किया और जवाब दिया, ये सही है। मुझे भी लगता है कि हमें इस मामले को निजी तौर पर निपटाना चाहिए। आखिरकार अगर ये खबर निकल जाती है तो हमारा परिवार निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। अखिल, सिमी, क्या तुम लोग मुझे रिकॉर्डिंग सबूत सौंप सकते हो? अमिताभ ने सुझाव दिया। अब आप इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? सिमी ने उत्तर दिया, भाई साहब, आप जानते हैं कि अखिल जी और मैं ईमानदार लोग हैं। हम कभी भी परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करेंगे। मैं केवल ये आशा करती हूँ कि आप भविष्य में करण को पूरी तरह से काबू में रखेंगे। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा ही करेंगे। उसे फिर कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करने की अनुमति न दें। ये कहने के बाद सिमी ने रिकॉर्डिंग पेन अमिताभ को सौंप दिया। अमिताभ रिकॉर्डिंग पेन लिया और करण की मदद करने से पहले राहत की सांस ली। मेरे भाई सिमी, तुम लोग निश्चिंत रह सकते हो। ये मेरा वादा है और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हमेशा इस करण पर अपनी नज़र रखूँगा, अमिताभ ने आत्मविश्वास से कहा। उस मामले में मैं करण को हमेशा नियंत्रण में रखूँगा। ध्यान रखना भाई साहब। सिमी की आंखें गर्व के भाव से चमक उठे। अमिताभ और उसका बेटा उदास होकर दरवाजे से बाहर चले गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उनके चेहरे झुलस गए। आज दृष्टि और उसके परिवार को अपना चेहरा दिखाकर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी इससे पहले कभी नहीं झेलनी पड़ी। नारंग निवास में बाहर निकलने के बाद अमिताभ नारंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम कम से कम अपने ट्रैक को कवर करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते थे? हर बार जब तुम परेशानी का कारण बनते हो तो मुझे सब कुछ साफ करना पड़ता है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी वजह से आज कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है मुझे? अमिताभ ठंड से चिल्लाया। उसका गुस्सा अभी तक नहीं निकला है। डैड, अमिताभ ने अपने शब्दों में कहा। हालांकि वो रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल सके। आज से
तुम नारंग मेंशन छोड़ने की अनुमति नहीं है। अमिताभ ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे अनुमति मिलने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा। डैड, लेकिन क्या हम वाकई इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे? यहाँ तक कि दृष्टि का परिवार भी अब हमारे सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत करता है। करण ने अत्यधिक अनिच्छा से आगे कहा, जहाँ तक उस कचरे की बात है, शिवम, आज मुझे इस तरह अपमानित करने के बाद मैं उसे कभी भी चैन से जीने नहीं दूंगा। इस बात को जाने दो। अमिताभ ने अंततः अपने क्रोध का दम तोड़ दिया और भारी सांस ली। इस समय उसकी आंखें खून से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फटने वाली है। अमिताभ ने जमकर कहा, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अखिल और उसके परिवार के साथ साथ उस कचरे के डिब्बे शिवम को इस अपमान का 100 गुना लौटा दूंगा। मैंने पहले ही तुम्हारी माँ से, तनेजा परिवार के पुराने मालिक से बात करने और समूह पर नियंत्रण पाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहा है। जब ये मामला आखिरकार सुलझ जाएगा और जब हमारा परिवार हमारी ताकत वापस ले लेगा, मैं अपने भाई अखिल के परिवार को नष्ट करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा। अमिताभ ने घृणा से कहा। अपने आप को घृणा के पूल में डुबाने के बाद अमिताभ और उसका बेटा कार में चढ़ गए और नारंग मेंशन वापस चले गए। दृष्टि का घर। सिमी क्षण भर में उत्साह में 2 जेड शेरों को अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए अपनी आंखें मूंद कर और मेज पर एक पहाड़ की तरह ऊंचे चमकीले नोटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बादलों में तैर रही है। यकीन नहीं होता, कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब भाई साहब और उनका बेटा सिर झुकाएगा और हमारे परिवार के सामने माफ़ी मांगेगा। सिमी ने गर्व के साथ और बेहद संतुष्टि के मुस्कान के साथ कहा। दृष्टि ने भी एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, यह सही है, हमारे परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है। इसी तरह अखिल ने संतुष्टि का एक रूप प्रकट किया। आखिरकार पिछले कई सालों के संघर्ष से उनके दिल में जो आक्रोश जमा हुआ था, उसे आखिरकार उन्होंने निकाल ही दिया था। मेरी बेटी ने सब कुछ संभव कर दिखाया, सिमी ने कहा और उसकी हंसी फूट पड़ी। भाई साहब का परिवार अब कभी हमें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हमारे घर आए, उनके गलत कामों की भरपाई की और यहाँ तक कि हमसे माफ़ी मांगने के लिए घुटने तक टेक दिए। दृष्टि, तुझे निश्चित रूप से अब से कंपनी में अत्यंत सावधानी के साथ कार्य करना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि तुझे ऐसा कुछ भी न करे जिससे दूसरे तेरी तकलीफ का या तेरे खिलाफ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी शक्ति को काम आंका जा सके। अखिल ने गंभीरता से कहा, यह सही है, भाई साहब न केवल सतह पर बल्कि पर्दे के पीछे भी अभिनय करने में माहिर है। वो निश्चित रूप से इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे। सिमी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। हालांकि हमारी बेटी अब निगम की
एक लोकप्रिय सदस्य है, चूँकि उसने पहले ही पूरे के पूरे प्रांत के आभूषण उद्योग में अपना नाम बना लिया है। इसलिए भाई साहब के लिए हमारे परिवार के साथ कुछ और उल्टा सीधा करना अब इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वो बोल रही थी, सिम्मी ने अचानक कुछ सोचा। फिर उसने शिवम को अधीरता से देखा और कहा, आज तुम्हें सबके सामने इतनी बात करने की अनुमति किसने दी थी? क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने उस कार्य को करने के लिए दृष्टि के नाम और स्थिति पर निर्भर रहना पड़ा। दृष्टि ने एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी तुमने उसकी ओर से बोलने का दावा किया। दृष्टि ने चौंक कर शिवम की तरफ देखा और अखिल ने सिम्मी की तरफ। उसे नहीं समझ आया कि सिम्मी ने अचानक से ऐसा क्यों कहा। क्या चल रहा था सिम्मी के दिमाग में? अमिताभ और करण के सामने शिवम के पक्ष में बोलने के बाद अचानक से वो शिवम पर भड़क क्यों पड़ी? कहीं तो फिर से तो शिवम और दृष्टि के तलाक का मामला नहीं उठाना चाहती थी। क्या करेगा अमिताभ और उसका बेटा करण आज हुए इस गंभीर अपमान का बदला लेने के लिए? क्या एक नई मुसीबत दृष्टि, शिवम और उनके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? शिवम एपिसोड 37। एक और घुसपैठ। शिवम और दृष्टि हैरान खड़े सिम्मी की ओर देख रहे थे। सुनते तो तुम रत्ती भर भी नहीं, पर फिर भी एक सलाह दूंगी तुम्हें शिवम। आगे से बाहर रायते फैलाने के लिए तुमने दृष्टि के नाम का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जितना वो ऑर्डर देती है ढंग से करो, बिना कोई गड़बड़ किए। बस इतना करना है तुम्हें, सिम्मी ने व्याख्यान दिया। 1 सेकंड का विराम लेने के बाद उसने फिर से शिवम को कहा, तुम अभी भी यहाँ अचंभे में क्यों बैठे हो? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, रात का खाना कौन बनाएगा? शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और सीधा रसोई में चला गया। मुझे नहीं लगता शिवम ने आज एक भी बात गलत कही। सिम्मी, तुम्हें लोगों के सामने उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अखिल ने कहा। सिम्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाय राम, आपको लगता है मैं इसे धमकाती हूँ? सिम्मी ने दुखी सी शक्ल बनाकर धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो बस अपनी बेटी का मार्गदर्शन करने में मदद कर रही हूँ। आज जो हुआ उसकी समझ नहीं है आपको। ये यश अच्छे भले काम बिगाड़ने वाला लड़का है, हर जगह टांग अड़ानी होती है इसे। सिम्मी की बात सुनकर अखिल ने अपना सिर हिला दिया। अखिल को इस तरह व्यक्त करते हुए देख सिम्मी ने आगे कहा, अगर मैं उसे अभी सबक न सिखाऊं तो वो भविष्य में हमारे परिवार के बीच अपनी जगह नहीं समझ पाएगा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि अगर उसे हमारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो उसे हमारी बेटी जैसा कहती है वैसा करना होगा। और फिर दृष्टि की तरफ देख कर बोली, और दृष्टि, तुम ज़रा उसे सर पे चढ़ाना छोड़ दो। एक डायरेक्टर और असिस्टेंट के सिवा और कोई रिश्ता नहीं तुम दोनों का।
सिम्मी ने तेज तरार लहजे में कहा, अगर वो अच्छा करता है तो उसे शाबाशी दो, लेकिन अगर वो सर पे चढ़ के नाचने लगे तो उसे नौकरी से निकालने में 2 बार भी मत सोचना। अब तुम बड़ी बन गई हो तो लायक नहीं है तुम्हारे वो। अखिल ने ये बात सुनकर कहा, शिवम अब पहले वाला शिवम नहीं रहा। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी बदलाव आया है उसमें। सच कहूँ तो होशियार होता जा रहा है दिन ब दिन, और दृष्टि का भी कितना ख्याल रखता है। आप तो रहने ही दो, होशियार। अगर दृष्टि आज इस पोस्ट पर न आई होती तो आपके होशियार शिवम की हिम्मत भी न होती अमिताभ भाई साहब से ऊंचे मुंह बात करने की। सिम्मी ने गुस्से में कहा, इसके अलावा अब हमारी बेटी हैसियत में भी ऊंची हो गई है। अब तो उसके पीछे होनहार पढ़े लिखे अमीर घरों के लड़कों की लाइन लग जाएगी। जैसे ही उसे कोई पसंद आ गया, शिवम का बोरिया बिस्तर इस घर से उठ जाएगा। इस पूरी बातचीत के दौरान दृष्टि एकदम शांत रही। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शिवम ने पीछे से कुछ तो ऐसा किया है जिससे उसे कंपनी में चीफ डिज़ाइन डायरेक्टर की पोस्ट मिलने में आसानी हो गई है। इसके अलावा उसने न केवल किंग ऑफ द वर्ल्ड डिज़ाइन करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, बल्कि उसके चोरी हो जाने के बाद उसे वापस लाने के लिए भी किसी को काम पर लगाया था। शिवम ये सब कैसे कर पा रहा था? दृष्टि के मन में इन सवालों का तूफान आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। उसे पता था कि जल्द ही उसे इन सारी बातों का पता लगाना होगा। अगले दिन दृष्टि और शिवम हमेशा की तरह सुबह सुबह नारंग्स एम्पायर के अपने ऑफिस में काम करने चले गए। कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित की गई ज्वेलरी एग्जीबिशन का परिणाम ये मिला था कि कंपनी को भारी मुनाफा हुआ और अपना नाम बनाने का बड़ा मौका मिला। इसलिए एग्जीबिशन में भाग लेने वाले हर कर्मचारी को भारी बोनस भी दिया गया। उस दिन कंपनी में जलसे का माहौल था, जो कि दृष्टि ने भारी अंतर से प्रतियोगिता जीती थी। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफिशियल तौर पे घोषणा की कि उसे चीफ डिज़ाइन डायरेक्टर बना दिया गया है और अब वो पूरी तरह से ज्वेलरी डिज़ाइन टीम की प्रभारी होगी और उसे डिपार्टमेंट संभालने का पूरा अधिकार होगा। अपने नए प्रोजेक्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड के ज़रिए अपना नाम बनाने के बाद दृष्टि कंपनी का उभरता सितारा बन गई थी। यहाँ तक कि कुछ शेयर होल्डर्स जिन्होंने अतीत में दृष्टि के परिवार को नीचा दिखाया था, वो भी खुद को दृष्टि की सराहना करने से रोक नहीं पाए। आखिरकार वो सब कंपनी के लिए इनकम के सबसे बड़े स्रोत के रूप में मौजूद थे। किंग ऑफ द वर्ल्ड ने उत्तरी प्रांत के ज्वेलरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से चकित कर दिया था। उसके ब्रांड ने दृष्टि को व्यक्तिगत प्रसिद्धि के अलावा एक अविश्वसनीय मूल्य भी दिया था, जबकि विशेषज्ञों ने निश्चित रूप से कंपनी के मूल्य में भारी वृद्धि की पुष्टि की थी। सटीक मूल्य का तो अनुमान भी मुश्किल था।
जहाँ तक तान्या और दर्श का सवाल है, उन्होंने कंपनी से लंबी छुट्टी लेने का फैसला कर लिया। गहनों की प्रदर्शनी के दौरान पूरी तरह से अपमानित होने के बाद ऐसा लगा कि वो कंपनी और इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। तान्या के अंडर ज्वेलरी डिज़ाइनरों के बैच को भी प्रोजेक्ट के परिणाम के अनुसार दूसरी जिम्मेदारियां दी गई या स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले बड़ी संख्या में अद्वितीय ड्राफ्ट इकट्ठा करने के बाद आभूषण प्रदर्शनी के कई उच्च स्रोत कार्यों का निर्माण किया और एक सफलता के रूप में समाप्त हुआ था। वास्तव में कई ज्वेलरी डिज़ाइनर दृष्टि के परिणाम और निर्माण से प्रेरित थे। उनकी हालत की उपलब्धियों के साथ उसे डिज़ाइन विभाग में ट्रेनीज और इंटरेस्ट के एक बैच के साक्षात्कार और उन्हें असाइन करने का प्रभारी भी बनाया गया था। घटनाओं के हालिया तूफान से गुजरने के बाद दृष्टि ने नारंग्स के ज्वेलरी ग्रुप में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। वो डिज़ाइन विभाग के पूर्ण नियंत्रण में नहीं थी और उसकी पोस्ट को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं था। सारी ज़िंदगी ये दिन वो सपने में देखती आ रही थी। अब वो पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल खुल के कर सकती थी। सपने पूरे होने की खुशी दृष्टि के चेहरे पे साफ दिख रही थी। दोपहर में शिवम ने दृष्टि को ये बताया कि वो आज रोज़ छुट्टी के समय से पहले ही बाहर निकल जाएगा। शिवम अभी नीचे ही आया था कि फॉर्मल सूट पहने एक युवक तेजी से आया। मिस्टर शिवम, वाटर गार्डन में आपके द्वारा खरीदे गए फ्लैट के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, युवक ने पूरे सम्मान के साथ कहा और उसने दस्तावेजों का ढेर और चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाला। युवक ने स्पष्ट रूप से कहा, ये फ्लैट की चाबियां हैं, ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप सर्टिफिकेट, डेबिट कार्ड जो आपने मुझे पहले दिया था और ये ट्रांजैक्शन की विवरण वाले डॉक्यूमेंट्स। शिवम ने सिर हिलाया और सभी कुछ उसके हाथों से ले लिया। उसने 2 दिन पहले वाटर गार्डन में जो स्वीट खरीदा था उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्टार रियल एस्टेट कंपनी वास्तव में काफ़ी कुशल थी। मिस्टर शिवम, मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, अविनाश नारायण, युवक ने बताया कि कैसे उसके कर्मचारी द्वारा पिछली बार की गई शिवम की बेइज्जती के लिए वो बेहद शर्मिंदा है और उससे माफ़ी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया है। प्लीज़ उस बात को भूल जाइए। आई एम रियली सॉरी फॉर हिज स्टूपिडिटी, युवक ने विनम्रता से कहा। अगर उसे अपने कर्मचारी से रिपोर्ट नहीं मिली होती तो उसे शिवम गांधी जैसे बड़े क्लाइंट के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। ये जानने के बाद कि कैसे शिवम के पास दिल्ली फाइनेंस बैंक का ब्लैक गोल्ड डेबिट कार्ड है, जनरल मैनेजर पर्सनली उनसे माफ़ी मांगने कैसे नहीं आता। जब वो सूट की प्रक्रियाओं में शिवम की मदद कर रहा था तो उसने अपनी आंखों से भी देखा कि शिवम ने डेबिट कार्ड का बैलेंस 500 करोड़ से अधिक था। उसके अमीर से अमीर क्लाइंट्स भी इतने अमीर नहीं थे। इसके अलावा मिस्टर शिवम ने भी लापरवाही से बैंक कार्ड फेंक दिया और सेल्समैन को अपना पासवर्ड ऐसे बता दिया जैसे 500 करोड़ उसके लिए कुछ है ही नहीं।
ये आदमी बहुत साहसी था, शिवम ने कहा। आपको इतनी छोटी सी बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शिवम। हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी के पास कई उच्च स्तरीय इमारतें और विला है। क्या आप उनमें भी रुचि रखते हैं? शिवम ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं पर्सनली जाकर देख लूँगा। अच्छी बात है मिस्टर शिवम, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, शिवम नारायण ने गंभीर स्वर में कहा। अगर आपको रियल एस्टेट में मामले में कोई बिजनेस सामग्री की ज़रूरत हो तो भी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी ज़रूरत की हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। अविनाश नारायण मुस्कुराया और पार्किंग स्थल पर जाने से पहले अपने हाथ से सलामी दी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अलग रखने के बाद शिवम ऊपर जाने ही वाला था कि उसके फ़ोन अचानक बज उठा। ये दृष्टि का कॉल था। शिवम, नीचे ही मेरा वेट करो। रजत को ड्राइव करने के लिए कह दो। मॉम डैड आज रात कहीं डिनर पे जाने वाले हैं। हम भी जा रहे हैं। दृष्टि ने कॉल की दूसरी ओर से कहा। डिनर? कैसा डिनर? शिवम ने पूछा। खन्ना अंकल ने नया डुप्लेक्स फ्लैट लिया है, इसलिए हमें आज डिनर पे इनवाइट किया है। और इस खुशी में भी कि उनकी बेटी सान्या को नया सुपर अमीर बॉयफ्रेंड मिला है, जो एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके लिए एक फ्लैट खरीदा है, दृष्टि ने कहा। ओह अच्छा, शिवम ने कहा। कॉल बंद करने के बाद शिवम ने तुरंत रजत को कंपनी वापस चलने को कहा। आधे घंटे के बाद छतरपुर जिले के पास रॉयल फाइन डिवाइन रेस्टोरेंट, ये दिल्ली शहर में एक अपेक्षाकृत पुराना रेस्तरां था, जो व्यापक रूप से अपने अनूठे व्यंजन परोसने के लिए जाना जाता था। समय बीतने के साथ कुछ अफवाहें उठी कि रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ अपने अनूठे व्यंजन जिन विधियों से बनाता था, वो विधियाँ और रेस्टोरेंट्स को पता लग चुकी है। दृष्टि को कंपनी से लेकर शिवम निकल पड़ा। रजत गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद रजत पार्किंग स्थल में पार्किंग ढूंढने लगा। शिवम और दृष्टि अब भी गाड़ी में थे। ओह, मॉम डैड ऐसा करते क्यों है? उन्हें पता है कि खन्ना अंकल सिर्फ दिखावा करने के लिए नए फ्लैट्स में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा उनकी बेटी को एक काबिल बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। फिर भी मुझे जोर देकर यहाँ बुला दिया, दृष्टि ने चिंतित और गुस्से की अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि डिनर पर आने का उसका मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता के दिमाग में चल क्या रहा था। खन्ना अंकल और उनका परिवार 10 साल से अधिक समय से उनके पड़ोसी है, इसलिए उन्हें पुराना परिचित माना जा सकता है। हालांकि जब से दृष्टि के पिता को कुछ साल पहले कंपनी में अमिताभ नारायण द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, खन्ना अंकल और उनके परिवार ने व्यावहारिक रूप से उनके साथ सभी कनेक्शंस काट दिए थे। इतना ही नहीं और काफ़ी भी नहीं था, खन्ना अंकल का पूरा परिवार कई बार उनके घर भी आया, लेकिन सिर्फ उनका मजाक बनाने। उनके सच्चाई अपने आँखों से देखने के बाद भी उसके माता पिता अभी भी खन्ना अंकल के परिवार के साथ डिनर करना चाहते थे। शिवम ने कहा, फेमस हो गई हो तुम, लोगों के लिए काम की भी हो,
इसलिए रिश्ता बनाना चाहते होंगे फिर से। क्या लगता है तुम्हें? क्या पता, लेकिन कैसा टॉर्चर है। ढोंगी दिखावेबाज लोगों के एक और ग्रुप का सामना करो। दृष्टि ने बेबसी से कहा। शिवम मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के कारण वो स्वाभाविक रूप से खन्ना अंकल के परिवार को अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत प्रभावशाली परिवार था। हालांकि घटना के बाद उन्होंने दृष्टि के परिवार के साथ जो बुरा व्यवहार किया वो उनके स्वभाव का हिस्सा था। इसके अलावा उनके बारे में वो कह ही क्या सकता था। कुछ देर तक झिझकने के बाद वे दोनों रॉयल फाइन डिवाइन रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के पास चल दिए। सिम्मी और अखिल उस वक्त एक अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला के साथ बातचीत कर रहे थे। दृष्टि आ गई क्या? वो उसी की कार है ना? बुरी नहीं है, लगभग 80 लाख के करीब होगी। अधेड़ उम्र की महिला ने जाकर दृष्टि की कार को विश्लेषण किया। दृष्टि, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम कंपनी के चीफ डिज़ाइन डायरेक्टर बना दिया गया है, क्या ये सच है? महिला ने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने सिम्र संदेह से पूछा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। दृष्टि ने उन व्यंग्यात्मक शब्दों पर बहुत कम ध्यान दिया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। अरे दृष्टि, क्या तुम अभी भी इस शिवम गांधी के साथ हो? अधेड़ औरत सौमी खन्ना ने लापरवाही से पूछा और उसने अपनी निगाह शिवम की ओर घुमाई। सिम्मी ने जल्दी से कहा, बेशक, ये अभी भी एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे हैं क्योंकि ये साथ में काम करते हैं, है ना? दृष्टि का असिस्टेंट है शिवम। ओह, असिस्टेंट। सौमी ने अपनी राय बताते हुए अपना सिर हिलाया। मर्दों का अपना करियर होना चाहिए। तुम्हें एक औरत के अंडर में काम करते शर्म नहीं आती? सिमी चुप रही। हालांकि उसने शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसके डिनर में शामिल होने के फैसले से खुश नहीं थी। तभी एक ऑडी A8 अचानक आगे निकली और जोर से हॉर्न की आवाज़ आई। प्रवेश द्वार के सामने पार्किंग के पास ड्राइवर ने काले कपड़े पहने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, फैशनेबल युवक और युवती का एक जोड़ा कार से बाहर निकला। कौन थे ये दोनों? क्या चाहता था खन्ना परिवार दृष्टि के परिवार से? क्या वो दृष्टि या शिवम के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाली है? शिवम एपिसोड 38, जश्न या ज़िल्लत। युवक और युवती जैसे ही अपनी कार से उतरे, सौमी खन्ना ने दूर से उनकी बालाएं ले ली और पति मुकुल खन्ना ने कहा, लो आ गए ऋषु और निखिल। मैं मिलवाता हूँ आपको, यह है मेरी बेटी ऋषु और यह है उसका बॉयफ्रेंड निखिल शर्मा। नॉर्थ सिटी में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर है। कुछ महीनों पहले ही तो इंडिया वापस आया। लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके टॉपर था वहाँ। इतना अच्छा लड़का मिल गया हमारी ऋषु को। अरे आपने निखिल की कार देखी? उसने ये ऑडी A8 अपने पैसों से खरीदी है। ये BMW 5 सीरीज से कहीं ज़्यादा महंगी है। मुकुल ने गर्व से दिखावा करते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं, ये कल ही कह रहा था कि जल्द ही एक और नई कार खरीदेगा।
शौक है ना इसे, फिर ये कार मुझे दे देगा। आखिर अखिल भाई साहब, आपने बताया कि दृष्टि का प्रमोशन हुआ है, इतनी बड़ी पोस्ट दी है, तो उसे एक महंगी और बेहतर कार देते, या कंपनी वालों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। मुकुल ने भौवे चढ़ाकर नीचा दिखाने के लहजे में कहा। ये सुन सिम्मी का खून खौल उठा था। वो इस बात पर डींगे मार रहे थे कि उनकी बेटी दृष्टि को कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, लेकिन जैसे ही खन्नास की बेटी रीशु बड़ी और महंगी कार से आई, दृष्टि और उसकी उपलब्धि की कोई अहमियत ही नहीं रह पाई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक जोड़ी चश्मा और एक ब्रांडेड सूट पहने निखिल शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ा। दृष्टि और उसके परिवार का सामना करते हुए उसने अपना सिर ऊंचा रखा। जाहिर है उनमें भी अहंकार भी बड़ी भावना में थी। अंकल आंटी, चलिए ऊपर चलते हैं और डिनर करते हैं, निखिल ने हल्के से कहा, जैसे कि दृष्टि और उसके परिवार के साथ व्यवहार करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, चलो चलते हैं, मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके तुरंत बाद मुकुल और उनके परिवार ने ऊपर जाने की पहल की। दृष्टि, मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हारी नई पहचान सबको बता सकूं, सर उठाकर तुम्हें सबसे मिलवा सकूं। तुम शिवम को लेकर क्यों आ गई? सिम्मी ने घृणा से कहा, यह हमारे परिवार का धब्बा है। तुम्हारे मतलब दूसरों को शिवम को देखकर हंसने का मौका मिलता है, क्या तुम अकेले नहीं आ सकती थी? देखो उनके परिवार का दामाद कितना कितना नेक और काबिल है। दृष्टि ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। सिम्मी ने नाराज स्वर में कहा, शिवम, तुम अकेले खा सकते हो, हमारे साथ ऊपर मत आओ। मैं नहीं चाहती वो मुकुल खन्ना तुम्हें लेकर हमारा और मजाक बनाए। छोड़ो न सिम्मी, वो सब शिवम से पहले ही मिल चुके हैं। हमारे साथ ऊपर नहीं आएगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? हाँ, अखिल ने बेबसी से कहा। खैर चलो चलते हैं। शिवम चुप रहा। वो दृष्टि और उसके माँ बाप के साथ रेस्टोरेंट के अंदर ऊपर की ओर जाने लगा। उसकी नजरें दृष्टि पर थी, जो बहुत इरिटेटेड लग रही थी। शिवम को समझ में नहीं आया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो उससे पूछे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं होती थी। दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरा नंबर 8। जब तक वे कमरे में पहुंचे तब तक मेज पर 10 आकर्षक व्यंजन और महंगी रेड वाइन की 2 बोतलें रखी जा चुकी थी। मुकुल और उनके परिवार ने पहले ही अपनी सीट ले ली थी। शिवम भी चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। दृष्टि, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, है ना? मैं तो बाहर जॉब कर रही थी, तुमने 2 साल पहले शादी कर ली। सौमी खन्ना की बेटी रीशु ने उत्सुकता से पूछा। रीशु की त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। वो कमरे के बीच चमक रही थी। अपनी नेचुरल ब्यूटी के अलावा उसने एक फैशनेबल ड्रेस भी पहनी हुई थी। दृष्टि ने शादी थोड़ी की है, मुकुल ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। उसने तो एक घर जमाई को भर्ती करवाया है। घर जमाई? ऋषु ने शिवम की ओर देखने से पहले थोड़ा आश्चर्य से पूछा। शिवम आदमियों के हिसाब से थोड़ा सा नाजुक दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक तेज था। उसकी आंखों में शेर से चमक थी, जो अब भी साफ दिख रही थी।
इन कुछ बिंदुओं के अलावा उनकी अन्य विशेषताएं सामान्य थी। उसने जींस और टी शर्ट पहन रखी थी जो ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी नॉर्मल दुकान से खरीदी हो। ऐसे अवसरों पर ऐसे कपड़े लापरवाह लड़के पहनते हैं। उसकी कलाई की घड़ी भी काफी साधारण थी। ये उसे और भी सामान्य दिखा रहा था। उसे सर से पांव तक देखकर उसका अंकल ने उसका एंकल ने करने के बाद ऋषु ने शिवम को तिरस्कार से देखा। दृष्टि, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? ऋषु ने पूछा। शिवम पहले एक लोकल मार्केट में अपना फूड ट्रैक चलाता था, लेकिन अब वो दृष्टि के ऑफिस में उसके असिस्टेंट की तरह काम करता है। मुकुल ने उपहास के साथ कहा। ओह, इतना सुन और देख लेने के बाद ऋषु और को यकीन हो गया कि दृष्टि को एक बेकार पति मिला है। ये सोचकर वो गर्व से मुस्कुरा और उठी। फिर उसने मन ही मन सोचा, तो ये आदमी बस अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। उसके हिसाब से उसके बॉयफ्रेंड निखिल की तुलना में शिवम एक जोक था। अखिल भाई साहब, हम पिछले 7 या 8 सालों में से पड़ोसी हैं। अब जब फाइनली हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आइए साथ में एक ड्रिंक हो गए। मुकुल ने गर्व से अपना ग्लास उठाते हुए कहा। ईमानदारी से कहूँ तो अखिल भाई साहब, यह छतरपुर के आधे घर वास्तव में बहुत चर्च है। लोग अभी भी ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको भी कहीं और एक नया घर ले लेना चाहिए। मुकुल ने लापरवाही से कहा। अगर आप ऐसी जगह पर ही रहते हैं तो क्या आपको दोस्तों रिश्तेदारों को घर बुलाने में शर्म नहीं आएगी? अहम, सिम्मी ने खांसते हुए विषय बदल दिया। खन्ना भाई साहब, क्या आपने हाल ही में खबर देखी है? हमारी दृष्टि सभी बड़े अखबारों और पत्रिकाओं में सुर्खियों में आ रही है। उसने 2 दिन पहले जो गहने डिज़ाइन किए थे वो करोड़ों की आसमानी कीमत पर बेचे गए हैं। गहने का एक टुकड़ा जिसे दृष्टि ने डिज़ाइन किया, अब वो मेरा तो है नहीं। तो फिर इस बारे में बात करने के लिए क्या है? मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल भाई साहब, सिम्मी भाभी, आप दोनों इस बारे में बात करते रहते हैं कि दृष्टि कितनी सक्षम है। उसने अपने डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन अभी भी वो किसी के अंडर में ही काम कर रही है ना? मुकुल के बाद वो उसे अपने पलड़े में रखते हुए कहा। हमारे होने वाले दामाद निखिल को देखिए, वो पूरी रियल एस्टेट कंपनी चलाता है। दृष्टि को अपमान महसूस हुआ पर वो चुप रही। कोई बात नहीं, मुकुल ने गर्व से कहा। हमने ये बातें करने के लिए थोड़ी बुलाया है आपको। हम तो नए घर में शिफ्ट होने की खुशी का जश्न मना रहे हैं। एक्चुअली ये घर भी निखिल ने खरीदा है हमारे लिए, जिसकी कीमत है 2 करोड़। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया पृथ्वीराज रोड की हाई फाई वाटर गार्डन सोसाइटी में। वाटर गार्डन? शिवम ने पूछा। मुकुल को उम्मीद नहीं थी कि शिवम जैसे मामूली इंसान ने ऐसी हाई फाई सोसाइटी का भी कभी नाम सुना होगा। इसने उत्सुकता और हैरानी से पूछा। ओह, तुमने वाटर गार्डन का नाम सुना है? तुमने कैसे सुना? मैं 2 दिन पहले गया था वहाँ, शिवम ने कहा। ओह, तुम जा चुके हो वहाँ?
फिर तो तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। मुकुल ने बोलना जारी रखा। अखिल भाई साहब, सिमी भाभी, चूँकि आप दोनों वहाँ कभी नहीं गए, आपको अपने दामाद से वहाँ के बारे में पूछना चाहिए। वाटर गार्डन 1 लाख वर्ग मीटर आकार में एक फेमस हाई एंड टाउनशिप है। न केवल एक सुंदर वातावरण से घिरा हुआ है, बल्कि सुविधाएं और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी टॉप क्लास है। हमारी एक सोसाइटी की तरह थोड़ी है, जहाँ एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट तक नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आपको जल्दी से जगह छोड़ देनी चाहिए। मुकुल ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का अवसर लेते हुए कहा। हम तो ऋषु के शुक्रगुजार हैं, जो उसने इतना अच्छा लड़का ढूंढा, जो विदेश की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया है। जैसा कि पुरानी कहावत है, आदमी काम की गलत लाइन में प्रवेश करने से डरते हैं, जबकि औरतें गलत शादी करने से डरते हैं। यार, आपको ऐसा नहीं लगता भाई साहब? ये सच है। अखिल ने एक मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। फिर तो आपको मेरी ये बात भी सच लगेगी कि अब जब दृष्टि को इतनी रुतबे वाली पोस्ट मिल गई है, तो घर भी ज़रा शानो शौकत वाला होना चाहिए, है ना? मुकुल ने गर्व से कहा। सिम्मी का चेहरा राग हो गया और उसने शिवम की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक मुकुल खन्ना को अपने नए घर का बखान करने का मौका नहीं मिला था। तुम्हें इतनी ज़्यादा बात करने के लिए किसने कहा? सिम्मी ने गहरी आवाज़ में शिवम से पूछा। और तुम वाटर गार्डन क्या करने गए थे? मैं घर खरीदने गया था, शिवम ने ईमानदारी से कहा। क्या क्या कहा तुमने? तुम घर खरीदने गए थे, वो भी वाटर गार्डन? सिम्मी 2 सेकंड सदमे में रहने के बाद गुस्से में बोल पड़ी। अपनी बकवास बंद करो शिवम, मुझे और शर्मिंदा मत करो, सिम्मी ने गुस्से में कहा। डिनर बैंक्वेट में अपनी बेटी की उपस्थिति के साथ उसे लगा था कि वो थोड़ी इज्जत हासिल कर लेगी। किसने सोचा था कि उसका बेकार दामाद यहाँ आकर उसकी योजना पे पानी फेर देगा। सिम्मी पहले ही गुस्से में थी। शिवम ने बड़बोला बन कर बात और बिगाड़ दी। भाभी, शिवम को बात करने दीजिए ना, मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शिवम, तुमने किस तरह का घर खरीदा है? वर्ग फुट में कितना बड़ा है? टाउनशिप की कौन सी बिल्डिंग में है? बनावट और इंडस्ट्रीज कैसे है उसके? वो मुझे नहीं पता, बिल्डिंग का नाम याद नहीं, शिवम ने उत्तर दिया। चूँकि उसे जल्दबाजी में फैसला करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खरीदे गए फ्लैट के बारे में ज़्यादा याद नहीं था। मुकुल हंसा। क्या भूल गए? तुम्हें लगता है तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए? निराधार बातें करके शैखी बघारने से मजाक उड़ता है, इज्जत नहीं मिलती, हंसी का पात्र बन जाते हैं ऐसे लोग। मुकुल खन्ना को शिवम गांधी की सच्चाई कहाँ पता थी। उसके हिसाब से उसने वाटर गार्डन जैसी सोसाइटी में घर खरीदने की बात सिर्फ शेख ही बघारने के लिए ही की होगी। जैसा जोकर है शिवम। एक लड़के की तुलना हमारे निखिल से करने की सोच भी नहीं सकते हम, मुकुल ने स्पष्ट रूप से कहा। सिम्मी भाभी, ज़रा बताइए, ये दोनों हमारे परिवार के दामाद हैं, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? निखिल को देखिए,
हालांकि वो चुप रहा है, फिर भी हर मामले में सक्षम है। शिवम के विपरीत, जो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानता है। अरे निखिल, तुमने अपना परिचय तो करवाया ही नहीं, अपने बारे में बताओ सबको। मुकुल ने गर्व से कहा, मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में। निखिल ने अपनी कलाई को हिलाया और अपनी आस्तीन ऊपर कर ली, जानबूझकर अपनी कलाई पर 2 लाख की घड़ी दिखाने के लिए। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। निखिल ने दृष्टि के परिवार का अभिवादन करने की भी कोई रुचि नहीं दिखाई, सीधा उसके परिवार के सभी लोगों को कुछ बिजनेस कार्ड्स थमा दिए। मैं पिछले कई सालों से अब्रॉड रहा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ाई करके इंडिया वापस आया हूँ। इस साल घर वापस आने के बाद मुझे नॉर्थ सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी स्टार रियल एस्टेट में जनरल मैनेजर की जॉब मिली है। निखिल ने श्रेष्ठता से भावना के साथ कहा। मुकुल को जैसे संतुष्टि हो गई, उसने गर्व से निखिल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए दृष्टि और उसके परिवार को देखा। निखिल के पास हायर स्टडीज़ की डिग्री है। जहाँ तक मुझे पता है, शिवम तो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया है ना? मुकुल ने शेखी बघाड़ना जारी रखा। वो जितना अधिक बोलता उतना ही ऊर्जावान होता जाता। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में जनरल मैनेजर बन गया हमारा निखिल। उसके परिवार तो कोई पोस्ट भी नहीं है। मुकुल की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सिमी ने होठ भोए सब कुछ सिकुड़ लिए थे। मजाक उड़ाने के लिए खन्नास को शिवम के रूप में बकरा मिल गया था। सच ही है, उनके दामाद से उसकी तुलना कहा। उसे शिवम को इस डिनर बैंक्वेट में नहीं लाना चाहिए था। यही बात खींचती चली गई। उन्हें दृष्टि के बारे में कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका भी इस कदर मजाक उड़ा दिया गया कि उनके पास जवाब में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दृष्टि को इस तरह के डिनर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के खातिर आई थी। दृष्टि इस डिनर के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर शिवम बेचैन हो गया। वो कभी भी दृष्टि को परेशान नहीं देखना चाहता था। उसे ये भी पसंद नहीं था कि उसके कारण उसकी इतनी बेइज्जती होती रहती थी, लेकिन वो मजबूर था। शिवम ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ एक नज़र घुमाई। अगर शिवम उसका चाहता तो इन सब लोगों का मुंह बंद कर सकता था। तभी अचानक शिवम शांति से बोल पड़ा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर का सरनेम शर्मा नहीं है। यह सुनते ही सबने खाना पीना छोड़कर शिवम की तरफ देखा। खन्ना परिवार चौंका हुआ था और सिम्मी ने गुस्से में मुट्ठी भींच के काटा प्लेट पे दे मारा। दृष्टि मैं शिवम की तरफ हैरानी से देखा। दोनों की एक पल के लिए नजरें मिली। दृष्टि ये समझ नहीं पा रही थी कि शिवम सच बोल रहा था या नहीं। क्या शिवम निखिल शर्मा की पोल पट्टी खोल देगा? मगर कैसे? क्या उसे दृष्टि के परिवार और अपनी जिल्लत का बदला लेने का मौका मिलेगा? शिवम एपिसोड 39। एक बेहतर दामाद। निखिल शिवम की बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। सबने मुड़कर देखा शिवम की तरफ। सब उसे देख रहे थे कि वो क्या जवाब देने वाला है।
निखिल ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये वो थोड़ा घबरा गया था। उसने सबकी तरफ देखते हुए एक नर्वस की मुस्कुराहट दी। टेबल पर अचानक खामोशी छा गई थी, एक ऑकवर्ड सी साइलेंस। शिवम का निखिल पे किया गया ये सवाल सबको चौकन्ना कर गया। उसकी हिम्मत देख मुकुल को गुस्सा आ गया, पर उसने गुस्से को दबाते हुए उसने पूछा, शिवम, कहना क्या चाहते हो तुम? ज़रा बात सोच समझकर मुंह से निकाला करो, और जिस बारे में तुम्हें पता नहीं इस बारे में अपना मुंह बंद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक फूड ट्रैक चलाने वाला जिसने स्टार रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सुना भी नहीं होगा। शिवम ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस क्यूरोसिटी के से पूछा, क्योंकि अगर निखिल वाकई में स्टार रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर है तो उसने वाटर गार्डन उसने टाउनशिप में सबसे सस्ता फ्लैट क्यों खरीदा? मुकुल ने टेबल पर एक हाथ दे मारा। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे दामाद पर सबसे सस्ता घर खरीदने का आरोप लगाने की हिम्मत की? और कैसे की? नाकारा दामाद तुम हो, 1 लाख खर्च करने की औकात नहीं तुम्हारी। सब लोग मुकुल का गुस्सा देखकर पथोड़ा सा हो गए थे। सबके शक्ल पर डर और हैरानी के एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे। शिवम ने आज दोपहर ही स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर अविनाश नारायण से मुलाकात की थी, तो एक और महाप्रबंधक अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो सकता है? कुछ लोगों में क्षमता नहीं होती, फिर भी वे दूसरों को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते हैं। मुकुल ने शिवम की ओर देखते हुए आगे कहा, शिवम गांधी, यही नाम है ना तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा बेकार आदमी किसी का दामाद बन कैसे गया। जैसे कि इतना काफी नहीं था, अपनी पत्नी के सामने इज्जत कमाने की तुम्हारी काबिलियत नहीं है, और ना ही घर खरीदने के लिए पैसे। तुम तो बस एक जोक हो जो अपनी पत्नी की मेहनत पर जीता है। तुम जैसे लोगों से बात करना मतलब अपनी हैसियत नीचे गिराना। शिवम ने मुकुल को इग्नोर करते हुए निखिल से पूछा, मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज लेट मी नो, आपकी अभी की स्थिति क्या है? शिवम चुप रहा। सिम्मी ने गुस्से से कहा, पैसों की बात आए तो शिवम और निखिल के बीच जमीन आसमान का अंतर था। तो शिवम को ये सब बोलने का मतलब क्या बनता था? नहीं, उसे बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये साबित क्या करना चाहता है। मुकुल ने कहा, क्या हुआ? कहने के लिए कुछ बचा नहीं? निखिल ने शिवम का मजाक उड़ाया। क्या आपने कभी खुद को देखा है? एक घर जमाई होने के अलावा आपकी पहचान क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी उम्र के आदमी को किस ब्रांड के कपड़े पहनने चाहिए? क्या आप जानते हैं कि किस तरह की घड़ी आपके कपड़ों के साथ मैच करेगी? क्या आपको ये आइडिया है कि आपको किस तरह की कार चलानी होगी और चलानी चाहिए? तुम्हारे लुक्स और पर्सनालिटी में तो कुछ है ही नहीं। मैंने जो बात बोली है वो भी तुम्हें जिब्रिश लग रही होगी। मेरे जैसे एजुकेटेड भी नहीं हो तुम। निखिल ने निर्दयता से कहा, जैसे वो किसी सड़क छाप इंसान से बात कर रहा हो। समझ सकता हो कैसा फील कर रहे हो आप। आपके जैसे कम सम्मान वाला कोई आदमी मुझे शब्दों से हैरान है के बारे में कैसे सोच सकता है। मैं आपसे हर मायने में बेटर हूँ, एक्सेप्ट कर लो। निखिल ने अपना सिर हिलाया और व्याख्यात में स्वर में बोला। शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जो इस बात पे अड़े हुए हैं कि आप स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर हैं,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात अविनाश नारायण को पता है। अविनाश नारायण? तुम अविनाश नारायण को कैसे जानते हो? निखिल का चेहरा क्रोध और शर्म से भर गया था। निखिल बेटा, कौन है ये अविनाश नारायण? मुकुल ने पूछा। निखिल ने बदले के भाव और उसने भी नोटिस कर लिया था। हाँ, वो अविनाश नारायण। निखिल का चेहरा शर्म और गुस्से से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहे भी तो क्या। वो ये नहीं कह सकता था कि अविनाश नारायण स्टार रियल एस्टेट का जनरल मैनेजर है, क्योंकि ये कहना खुद के मुंह पे थप्पड़ मारने जैसा था। शुरू में वो अपनी क्षमता के बारे में शेखी बखारना चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि शिवम जैसा आदमी वास्तव में ये जान पाएगा कि स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर को जानता होगा। पर अगले ही पल उसने सोचा कि क्या हुआ अगर शिवम अविनाश नारायण को महज जानता भर है। ताकत दिखाने की बात आए तो अब भी निखिल का पलड़ा उस बेवकूफ़ शिवम से भारी है। अविनाश नारायण मेरे बॉस है, स्टार रियल एस्टेट कंपनी के इंचार्ज जनरल मैनेजर। सिमी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि क्या चल रहा है। उसने कहा, ओह, पर बेटा तुम तो कह रहे थे कि स्टार रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर तुम हो। हाँ, तो मैंने झूठ थोड़ी कहा। मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। निखिल ने खुद का थोड़ा कंट्रोल किया और सबको समझाने की कोशिश में उसने कहा, मैं स्टार रियल एस्टेट कंपनी की नॉर्थ सिटी ब्रांच का जनरल मैनेजर हूँ। दरअसल सच्चाई में ये थी कि वो इस कंपनी के सिर्फ एक ब्रांच का मैनेजर था। वो तो बस अपने सास ससुर के सामने एक अच्छी छवि बनाना चाहता था और दृष्टि को नीचा दिखाना चाहता था। हाँ, तो निखिल ठीक कह रहा है ना, वो एक ब्रांच कंपनी का जनरल मैनेजर है, इसमें क्या गलत है? मुकुल ने कहा। शिवम, तुम्हें क्या लगता है, पोस्ट वाली बात का बतंगड़ बनाकर तुम निखिल को नीचा दिखा सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी कंपनी के इंचार्ज का नाम जानते हो? आहा, तुम तो चलो ज़रा ताकत की बात कर लेते हैं, मुकुल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। निखिल के पास बहुत पैसे हैं, उसका एक नाम है, रुतबा है, ये सब नकली नहीं है। भले ही वो मुख्य कंपनी का जनरल मैनेजर ना हो, इतनी बड़ी कंपनी के नॉर्थ सिटी ब्रांच का तो है ना। ये क्या छोटी बात है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। कहीं से कंपनी के जनरल मैनेजर का नाम पता चल गया तो तुम खुद को बहुत काबिल और जानकार साबित करना चाहते हो, है ना? मुकुल ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। सिम्मी ने बात करना बंद कर दिया और शिवम को ठंड से देखा। अब मैं ज़रा क्यूरियस हूँ, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे जनरल मैनेजर को काफ़ी करीब से जानते हो। निखिल अपने होश में आया और शिवम को एक उच्च और शक्तिशाली दृष्टिकोण से देखा। उसने संदेह से पूछा, तुम्हारे जैसा मामूली सा असिस्टेंट अविनाश नारायण को कैसे जानता है? अब ये मत कहना कि तुमने कहीं से एक बिजनेस कार्ड उठाया और उसे जानने का नाटक किया। आजकल युवाओं के पास खुद को काबिलियत है नहीं, वे हमेशा सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जानना बहुत अच्छा है जिसके पास काबिलियत है, फिर वो खुद काबिल होने का दिखावा करते हैं। मुकुल ने भी व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मैं अविनाश नारायण से परिचित नहीं हूँ। शिवम ने शांति से कहा, पिछले बार जब मैंने वाटर गार्डन में एक घर खरीदा था तो उन्होंने प्रक्रियाओं में मेरी मदद की थी, ऐसे उनके बारे में पता चला। क्या तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि तुमने
वाटर गार्डन में एक घर खरीदा है? मुकुल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। यह सुन के तो सच लगता है, लेकिन क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि वाटर गार्डन में घर कितने महंगे हैं? तुम अभी भी इस बारे में शेखी बघाड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्यों? निखिल ने गर्व से हंसते हुए आगे कहा। हद करते हो, तुम्हें अपनी बड़ाई करनी भी नहीं आती। ऐसे तो मत करो कि समझ आ जाए कि तुम खामियों से भरे हो। अविनाश नारायण सर हमारे कंपनी के सबसे हाई अथॉरिटी हैं। उनकी हैसियत जानते हो? आमतौर पर बड़े बॉस मुख्य कंपनी में जाते हैं। नारायण सर केवल अपने सेक्रेटरीज को प्रक्रियाएं करने के लिए भेजते हैं। निखिल ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे घर खरीदने की प्रक्रिया को इतने बड़े आदमी ने संभाला, वो भी पर्सनली? तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? शिवम, शांत बैठ जाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। बंद करो अपनी डींगे मारना, सिम्मी ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो चुका था। सबकी नज़र में शिवम सिर्फ एक झूठा फरेब इंसान था, जो बड़ा बनने के चक्कर में बस मूर्ख बन गया और बना जा रहा था। जाने दीजिए सिम्मी भाभी, माफ़ कर दीजिए शिवम को। दामाद है आपका, गुस्सा क्यों करना? जवान खून है, अपनी उम्र वालों से प्रतिस्पर्धा वाली भावना आ ही जाती है। मुकुल ने अजीब स्वर में कहा। लेकिन शिवम बेटा, ये सही नहीं है, तुम्हें अपनी हदें पता होनी चाहिए, मुकुल ने कहा। अगर तुम अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते जाओगे तो दूसरे तुम पर हंसेंगे, बस। निखिल मुस्कुराया। मुकुल ने फिर से कहा, हो सकता है कि उसने वाटर गार्डन में एक घर खरीदा हो। ये भी हो सकता है कि जनरल मैनेजर अविनाश नारायण ने उसका ख्याल भी रखा हो। सही कहा डैड, हमने डिनर तो फिनिश कर लिया ही है, निखिल ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा। चलो एक साथ वाटर गार्डन चलते हैं और अपनी अपनी हैसियत, मेरा मतलब है प्रॉपर्टीज पे एक नज़र डाल देते हैं। देखते हैं शिवम ने किस तरह का फ्लैट खरीदा है और इसका ग्रेड कितना ऊंचा है, मुकुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। निखिल का सुझाव बुरा नहीं है, इसी बहाने आप हमारा नया घर भी देख लेंगे, जिसकी पार्टी हम यहाँ मना रहे हैं। सिम्मी और अखिल के चेहरे फक्क पड़ गए। उन्होंने शिवम को नाराजगी से देखा। इस स्थिति से कौन और कैसे निपटेगा वो? जाने दीजिए ना अंकल आंटी। मॉम डैड, छोड़िए ना, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। दृष्टि ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और खन्नास को रोकने की कोशिश की। उसका चेहरा खुद उतरा हुआ था और कहीं ना कहीं उसे डर भी था। नहीं बेटा दृष्टि, मुझे तो लगता है हमें जाना चाहिए, मुकुल ने हार नहीं मानी और चंचलता से कहा। मैं पहले कह चुका हूँ, अब नहीं गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर शिवम ने भी वहाँ घर खरीदा है तो भविष्य में हमारे दोनों परिवार फिर से पड़ोसी बन जाएंगे, है ना? हाँ चलिए देख लेते हैं, शिवम ने शांति से कहा। बिल्कुल, मुकुल मुस्कुराया और नीचे जाने के लिए उठा। निखिल और ऋषु भी उठे और गाड़ी चलाने के लिए नीचे चले गए। जिद्दी और बेवकूफ़ हो तुम, खुद को मुझसे बेहतर साबित करने के लिए कितने नाटक करोगे। खैर चलो, पोल खुलेगी तुम्हारी अपनी फैमिली के सामने। शिवम के पास से गुजरते हुए निखिल ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा, वो भी उठ खड़ा हुआ और नीचे चला गया। दृष्टि, क्यों लेकर आई हो तुम इसे डिनर पे?
अब क्या करोगे, बोलो? सिम्मी ने असंतोष से कहा। वो आखिर अखिल के साथ भारी मन, डर और शर्म की भावना के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली। दृष्टि शिवम के पास गई, संदेह से पूछा, शिवम, क्या तुमने सच में वाटर गार्डन में फ्लैट खरीदा है? शिवम ने सिर हिलाया। दृष्टि बस उसे हैरानी से देखती रह गई और उसने कहा, और सवाल नहीं पूछा। परिवार वाले कार में सवार हो गए। 20 मिनट बाद वाटर गार्डन में गगनचुंबी इमारतों की पंक्तियां, उत्तम आवासीय सुविधाएं, उद्यान और तालाब चकाचौंध कर देने वाले थे। शिवम 40-50 मंजिल इमारत में अकेला बैठा था और उसने हाथ में एक जली हुई सिगरेट पकड़ी रखी थी। उसकी सिगरेट खत्म होने के बाद दृष्टि का परिवार और रीशु का परिवार दरवाजे से बाहर चला गया। मुकुल ने खुशी से कहा, भाई साहब, भाभी जी, हमारे नए घर के बारे में क्या कहूँ। हमने सोना, चांदी, हीरे तो बहुत खरीदे, लेकिन ये अलग है। हमारा छतरपुर वाला घर 10 साल से अधिक पुराना है। उसका प्रति वर्ग मीटर अधिकतम 3000 से बेचा जाता शायद, लेकिन इस घर का प्रति वर्ग मूल्य उससे कहीं ज्यादा है। सिम्मी और अखिल शर्मिंदा हुए जा रहे थे। सिम्मी को तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये घर काफी अच्छा है। आपका दामाद सच में होनहार है भाई साहब, अखिल ने मजबूरी के साथ मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं, दामाद तो आपका ज्यादा होनहार है। उसी ने कहा ना कि ये सबसे सस्ता घर है इस टाउनशिप में, मुकुल ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। तो भाई साहब, चलते हैं, देखे तो आपके दामाद ने कितना महंगा और कितने ऊंचे स्टार का घर खरीदा है वाटर गार्डन में। अखिल और सिम्मी ने डर के एक दूसरे को देखा और फिर गुस्से में शिवम को। खन्ना का परिवार काफी खुश और संतुष्ट था। सबकी नजरें शिवम पर टिकी हुई थी। सिम्मी को पता था कि उनकी इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती ज़िंदगी में कभी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती थी कि शिवम के फ्लैट खरीदने की औकात बिल्कुल भी नहीं थी। सिम्मी मन ही मन ये प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, शिवम को उसकी बेटी से ज़िंदगी से जल्द ही निकाल दे, ताकि उसे इतनी बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। सब शिवम का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उन्हें अपना फ्लैट दिखाने लेकर जाए। सबके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। क्या होगी सबकी प्रतिक्रिया शिवम का खरीदा हुआ फ्लैट देखकर? क्या शिवम उन्हें अपना फ्लैट दिखाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? क्या होगा जब वो अविनाश नारायण से मिलेगा?